चलिए बीच में लिखिए, बीच में क्या डाउट है? बीच में पहली बातें है, सुन लीजिए बीच में क्या है। अनुच्छेद जो 20 है, आवाज जा रही है ना? जा रही है अब? हाँ जा रही है, जा रही है, जा रही है। जो अनुच्छेद 20 है, अरे ज्यादा है। अनुच्छेद 20 में क्या क्या है? एक तो ये है कि उस आदमी को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दूसरा बात है कि उसे वो अपने मनपसंद वकील को रख सकता है। और तीसरा है, अरे पहले बात तो सुन लीजिए, बोल रहा हूं तो। और तीसरा ये है इसमें कुछ को एक मतलब किसी अपराध के लिए एक बार मतलब एक अपराध के लिए उसके एक बार सजा दी जाएगी। ये बीच में बताया गया था। क्या बताया था उसमें? गलत बताया था क्या? मैं क्या बताया था? ठीक है, तो लिख लीजिए, यही है, इसको सीक्वेंस में लिख लीजिए। बीच में यही है, बीच में है गवाही देने का, मतलब गवाही देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। फिर दूसरा है कि भाई वो अपने मनपसंद वकील को रख सकता है। और तीसरा बात है कि भाई अगर कोई आदमी अपराध कर रहा है तो उसको एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी। एक अपराध के लिए एक बार सजा दी जाएगी, ये बीच में है, सुधार कर लीजिए, बीच में है वो। और अनुच्छेद 22 में क्या होगा? अनुच्छेद 22 में 3 कंडीशन दिया गया है। उसमें उसमें कौन सा कंडीशन होगा? एक तो भाई कि उसको 24 घंटे के अंदर उसको जो नजदीकी मजिस्ट्रेट है उसके सामने उसको पेश करना होगा। दूसरा बात ये होगा उसमें कि और कोई आ रहा है आपको गिरफ्तार करने तो उसको कारण पूछिए कि भाई कौन किस कारण से आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। और तीसरा बात कि जिस टाइम जो आदमी अपराध किया रहेगा उसी के हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, लुसेंट में लिख लीजिए, सही है। लुसेंट क्या है? थोड़ा लुसेंट बोला वही सही है। लुसेंट में कहाँ दिखाई दिखाई तो कहाँ लुसेंट है आपका? अरे बाप रे, देखिए ना। अरे बोलिए ना, मैं समझ जाऊंगा, बोलिए तो क्या दिया है 20-22 में? किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। दूसरा है अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद बनने वाले कानून के तहत। तीसरा है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो क्या मैंने बोला इसमें? ठीक तो है, बोल रहा हूँ कि गवाही देने के लिए बाद उसको नहीं किया जाएगा। देखिए चीजें हैं, ये हमें बोला कि उसको गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, वो अपने मनपसंद वकील को रख सकता है। और एक बार जिस व्यक्ति को मतलब क्या बोलते हैं, अगर एक व्यक्ति को जो अपराध किया है और एक बार वो सजा काट लिया है तो सेम अपराध के लिए उसे दोबारा सजा नहीं दी जाएगी। यही तो बात मैंने बोला है यहाँ पे। वकील वाला बोला कि इसमें रहेगा 22 में कंफर्म। मैं लुसेंट नहीं देखता हूँ, आप बोले ऐसे। मनपसंद वकील, इसमें क्या होगा तब 22 में? अरे भाई तू तो हो गया वहीं तो 24 घंटा में बोला हूँ मैं, कारण बताना हो गया। और अच्छा, मैंने वकील भाई साहब इसमें आ जाएंगे, आई वाला इसमें चल जाएगा। चलिए इसको जिस समय बोलता आ रहा हूँ उसे लिखना है बस, ठीक है? उसको रहने दो ऐसे ही। देखिए उसके बाद हम लोग कहाँ तक थे पहले बताइए, कौन सा क्या क्या हम लोग पढ़ाया था मैंने? एक तो 9:30 में क्लास, 9:30 में किसको पता था कि 9:30 में क्लासेस थी? सबको पता था कि 9:30 में क्लासेस है। धार्मिक स्वतंत्रता का
अब हो गया, इधर मछली बिक गया होगा तो इधर देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल्स 25 से 28। तो ये तो मुझे भी नहीं पता था कि 9:30 से क्लासेज है। मैं भी 9 बजे ही आ गया था। हाँ, कहाँ गया होगा? तो आया रहता तो मैं क्यों, मैं इतना बेरोजगार थोड़े हूँ आगे यहाँ बैठूंगा, है कि ना? इसमें कैसे लोग आ गए थे 9 बजे ही यहाँ पे, जिसको अगर मैसेज गया ही था तो? अच्छा, इसमें तो बहुत सारे लोग आए थे 9 बजे। आप लोग भी 9 बजे आए थे, आप लोग नहीं देखे थे मैसेज? अरे भाई, तो मैसेज आया तो देख कर आया कीजिए, कोई बात नहीं, आ गए, अपना ही है। किसका? मैं तो अब 9, 10, 20 में जाऊंगा, 10, 20 में जाऊंगा मैं। अरे हराने से क्या होता है, इधर देखिए, 25, 26, 27, 28। कमिटमेंट में कोई चीज होती है, वहां पे जो कमिटमेंट है उसको मैं थोड़ा ना छोड़ दूंगा। देखिए 25, 26, 27, 28। अगर मुझे पता रहता कि 9:30 में क्लास है तो मैं क्लास कैंसिल करवा देता, आज मैं आता ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? मानिए कि अब एकाएक अभी थोड़ा बोलूंगा कि मेरा क्लास है बढ़ा देने के लिए, उसको रात में पता, रात में शेड्यूल होता है तय कि हाँ कौन कितने बजे आएगा। अभी मैं उसको कॉल करूंगा, गली आएगा, मुझे मैंने गली आएगा नहीं, लेकिन मन में तो देगा ही, मुंह पे तो नहीं देगा। खैर, इधर देखिए, देखिए पहली बात याद रखना है कि हम लोग 3 पढ़े थे, ये चौथा नंबर है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में है। अब 25, 26, 27 और 28 में क्या क्या बोला है, थोड़ा चीजों को समझना है। 25 में बोल रहा है कि भाई आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, यानी उस पर कोई रोक टोक नहीं है। तभी तो हम लोग का जो राज्य, जो संविधान है वो सेकुलर है, ठीक है ना? तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। उसको फॉलो क्या बोलेंगे, जो भी समझेंगे लिख देता हूं मैं, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रचार कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं इत्यादि। यानी आप किसी भी धर्म को, ऐसा बाउंडिंग नहीं है कि अगर आप मैं हिंदू हूं तो मैं अदर धर्मों को पालन नहीं कर सकता हूं, जो मन है मैं कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुच्छेद 25 में बोल रहा है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब अनुच्छेद 26 में क्या होगा, अगर यहाँ पे धर्म के बारे में बात हो रही है तो 26 में क्या होना चाहिए? जब उसका प्रचार करेंगे, जब इतना जो प्रचार करेंगे तो उसका प्रबंधन किया जाएगा 26 में, ठीक है ना? तो जो धार्मिक चीजें होंगी तो हम लोग यहाँ पे धार्मिक प्रबंधन करेंगे। धार्मिक प्रबंधन यानी मतलब ये बोल रहा है कि जो चीजों का मैं यहाँ पे हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे तो उसका एक चाहिए ना, और मैनेजमेंट करने के लिए तब प्रबंधन करने का प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 26 में। अब समझेंगे यहीं पे उसी धार्मिक प्रबंधन के द्वारा ही। अच्छा, 25 में जो बोल रहा है, अगर 25 और 26 में बोलूं कि जो सिख लोग होते हैं उनको कृपान धारण करने का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में आएगा, 25 या 26 में? किस में आएगा? 25 में आएगा। इसीलिए सिखों को हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं है, मतलब सरकार अलाउ वही करिए, पुलिस प्रशासन नहीं रोकती है, क्योंकि उन लोग का अपना धर्म है, उसमें वो लोग जो बांध के चलते हैं, पगड़ी बांध के चलते हैं, इसीलिए। तो देखिए 25 में बोल रहा है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 26 में बोल रहा है कि जो आप हम लोग फॉलो करेंगे तो उसको हम लोग मैनेजमेंट भी करना होगा। तो 26 में हम लोग क्या करेंगे, मैनेजमेंट भी करेंगे, कोई दिक्कत। और 27 में बोल रहा है कि सारा चीज करेंगे तो हो सकता है कि उससे कुछ ना कुछ पैसा भी तो आएगा, आय भी तो आएगा धार्मिक कामों से। तो जो यहाँ पर आय आएगा, जो आय आएगा
ये टैक्स के बाहर रहेगा, समझेंगे पहले। इस आय पर टैक्स देने के लिए कोई बाध्य नहीं करेगा। अगर मेरा मन है तो मैं टैक्स दूंगा, मैं अपने मन से दे सकता हूं, यानी कोई आदमी मेरे पे दबाव डाल नहीं सकता है कि टैक्स देना ही है, कोई दिक्कत। तो 27 में बोल रहा है, अब समझेंगे चीजों को, इसमें बहुत लंबा लंबा है, मैं लिखवाऊंगा उसको, लेकिन चीजें कीवर्ड से ही पकड़ना है। 25 किसी भी धर्म को आप माना जा सकता है, फॉलो कर सकते हैं। 26 में बोल रहा है कि भाई उसका प्रबंधन करेंगे। 27 में बोला है कि धार्मिक संपोषित दिया रहता सब, धार्मिक संपोषित उसका सिंपल मतलब है कि धर्म से रिलेटेड जो भी पैसे आएंगे, जो आय का स्रोत है हम लोग का, उस पे हम लोग कोई भी काम उससे कर सकते हैं। मन है तो हम लोग समाज सेवा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसको आय के दायरे में, टैक्स के दायरे में लाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, कोई दिक्कत। टैक्स के दायरे में हम लोग बाध्य नहीं किया जाएगा। और 28 में क्या बोल रहा है, 28 में बोला है किसी भी आदमी को किसी भी धार्मिक अनुसंधान में जा सकता है, ठीक है ना, वहां पे उसको फॉलो कर, उसको कोई रोक टोक नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है तो मैं वहां पे जा सकता हूं, मुझे कोई रोक टोक नहीं कर सकता है, कोई दिक्कत समझने में। यहाँ पे देखिए जनरली 28 में दिया गया है एजुकेशन को लेकर, सिंपल समझना है कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल में, मतलब ये थोड़ा बहुत उसको थोड़ा डीपली हम लोग पढ़ेंगे चीजों को, तो यहाँ पे समझेंगे कि 28 में यहाँ पे बोल रहा है, अनुच्छेद 28 में सिंपल बोल रहा है कि कोई भी आदमी को किसी धर्म के बारे में जबरदस्ती उसको, मतलब हम लोग प्रेशर नहीं डाल सकते कि नहीं भाई आप धर्म के जो धार्मिक कामें हो रही है आप बैठकर सुनिए समझिए, मेरा मन है तो मैं बैठूंगा, नहीं मन है मैं नहीं बैठूंगा, कोई दिक्कत समझने में। क्या कोई, अगर आप सरकारी स्कूल चला रहे हैं तो सरकारी स्कूल में भी कोई भी टीचर, किसी भी धर्म का आदमी हो, टीचर है, तो उसको ये नहीं कर सकता, उसको थोप नहीं सकता है बच्चों पे कि नहीं इसको आप फॉलो करना ही करना होगा। या प्राइवेट कोई स्कूल चलवा रहा है तो उस पर उस बच्चों को नहीं थोपा जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैं हिंदू हूं तो मैं जाकर केवल हिंदू के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में बात नहीं कर सकते, यही सब ठीक है और अदर कास्ट, अदर समुदाय, अलग धर्म गलत है, ठीक है ना। यानी बच्चों के दिमाग में ये सब नहीं डालना है। तो 28 में सिंपल ये बोलता है, कोई दिक्कत क्या, बोला कि जो धार्मिक जो क्रियाकलाप होगा, धार्मिक क्रियाकलाप उसमें उपस्थित होने का अधिकार है, उस पे उनमें उपस्थित होने का अधिकार है, सबको होने का अधिकार है। लेकिन समझेंगे एक बात, फिर मैं बोल रहा हूं कि जो भी मौलिक अधिकार दिया गया है वो अनलिमिटेड मौलिक अधिकार नहीं है, सारे मौलिक अधिकारों का लिमिटेशंस है, मतलब एक सीमा के बाद उसको भी मतलब जबरदस्ती करवाया जा सकता है, चाहे चैलेंज दिया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि हाँ इसमें जो दे दिया गया अब इसके अंदर आप जो भी काम मन कर करते रहिए, ऐसा नहीं है। अगर इस समय भी अगर कोई ऐसा गलत काम होगा तो उसके प्रति प्रशासन या सरकार जो भी चीजें हैं, जुडिशरी जो है आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। ऐसा नहीं फ्री ऑफ कोई नहीं है चीजें, सारे चीजों का क्या है एक प्रकार से लिमिटेशंस है। अनलिमिटेड मौलिक अधिकार हम लोग को नहीं दिया गया है, ध्यान देने की बात है। हो गया 25, 26, 27 और 28 में। उसके बाद देखते हैं हम लोग उसके 28 में यज्ञ करने का, वही तो ये अनुसंधान का मतलब ही होता है, वही यज्ञ करना, कोई धार्मिक क्रियाकलाप कर रहे हैं उसमें हम लोग उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं कि उसको जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है, किसी आदमी को जबरदस्ती करके नहीं थोपा जा, नहीं तुमको मतलब इसमें भाग लेना ही लेना है, मेरा मन है तो लूंगा, नहीं मन है तो नहीं लूंगा, मतलब इतना छूट दी गई है। तो अगर जबरदस्ती किया रहता तो धार्मिक, तो भारत कभी सेक्युलर होता ही नहीं, तो सेक्युलर क्यों अपनाता भारत, तो किसी खास धर्म को अपना लेता, जैसे अभी चल रहा है माहौल के हिंदू राष्ट्र घोषित करने का, वो रहता। हाँ तो वही तो बात, प्रचार का मतलब क्या होता है, जोड़ना ही तो होता है ना, प्रचार का मतलब क्या होता है। हाँ मतलब यहाँ पे सुनिए, इधर ज्यादा पढ़ने में दिक्कत हो जाती है। देखिए अनुच्छेद 25 में मैंने क्या बोला है, मैंने सिंपल ये बोला है कि 25 में आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसको ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं, अंधभक्त बन सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं,
ठीक है ना। 26 में बोल रहा हूँ कि ये सब सारा चीज करेंगे, तो अगर आपके मुझे आपका धर्म पसंद आ गया तो मैं कहाँ जाकर मिलूंगा? कोई तो चाहिए जगह जहां पर मैं जाकर मिल सकूं आपके अपने आपके। नहीं, वो नहीं होता है, उसे उल्टा नहीं समझना है, यहाँ पर उसी तरह दिया गया है। जैसे वहां पर भी है, तो अनुच्छेद जो 19 है, तो पहले तो अगर ऑर्गेनाइजेशन बन गया तो ये तो जबरदस्ती हो गया ना, थोपने वाला काम हो जाएगा ना। जैसे अनुच्छेद 19 में मैंने बताया था आप लोगों को कि पहले तो सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, सरकार एक आदमी से नहीं बात मानेगी तो फिर ग्रुप में करेंगे, जब ग्रुप में नहीं फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। वही बात यहाँ पर भी है कि पहले ये सब कर लेंगे, हवा पानी देंगे, उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। इसलिए बनाने के बाद थोड़ा कि जैसे मान लीजिए मुझे बौद्ध धर्म अच्छा लग गया, तो मुझे अब बुद्धिस्ट अपनाना है, बौद्ध धर्म अपनाना है, तो मुझे मैं कहाँ खोजूंगा लोगों को? तो कोई तो जगह चाहिए कि भाई चलो यहाँ पर ये ऑफिस है, आके यहाँ पे हवा पानी दीजिए। झूठ लग रहा है, जी बोला है बोलिए यहाँ पर आकर। धर्म में तो वही हो रहा है, होता है। यहाँ पर बोल रहा है कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये है आर्टिकल्स 29 और 23। ज्यादा लग रहा पढ़ रहे हैं क्या आप? इतना कंफ्यूजन कैसे हो गया? ज्यादा नहीं पढ़िए, कम पढ़िए। वापिस से लोग गलत करके आए थे एग्जाम में। देखिए, पहली तो बात ये समझना है कि जो यहाँ पे सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में बात की जा रही है, यह केवल अल्पसंख्यकों के बारे में बात करता है, अल्पसंख्यकों के बारे में बात करता है। यानी ये बात कर रहा है अल्पसंख्यकों के बारे में केवल। अब अल्पसंख्यकों के बारे में बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? अब अल्पसंख्यक से संबंधित जितना भी चीज होगा वो सारे के सारे अनुच्छेद 29 और 30 में दिए जाएंगे। यानी कहने का सिंपल मतलब है कि कोई भी अल्पसंख्यक के जो हित हैं, हितों के संरक्षण के बारे में बात की जाएगी उन अनुच्छेद 29 में। अब अल्पसंख्यक का हित किससे जुड़ा है, उसको जिससे हित उसका जुड़ा होगा उस सारे हितों का संरक्षण किया जाएगा अनुच्छेद 29 में। और 30 में बोल रहा है कि अल्पसंख्यकों के लिए अगर सरकार चाह रही है या अल्पसंख्यक खुद चाह रहे हैं कि अपने लिए एक शिक्षा का अलग से स्कूल खोलना, उनके बारे में अपने संस्कृति के बारे में लोगों को बताना इताना, तो उसके लिए अनुच्छेद 30 में उसका प्रावधान किया गया है। कोई दिक्कत? तो अनुच्छेद जो 29 है, पहले तो याद रखना है कि अल्पसंख्यक। दूसरा बात, अगर सरकार अनुच्छेद 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में या उनके उत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए कोई काम कर रही है, तो जो अदर बहुसंख्यक हैं उस सरकार पे कभी भी ऐसे नहीं कर सकते हैं कि सरकार आप उन लोगों के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि अनुच्छेद एकदम संविधान में लिस्टेड किया गया है, बताया गया है कि अल्पसंख्यकों के बारे में बात यहाँ पर सोचना है। तो जो भारत में अल्पसंख्यक वर्ग हैं तो उनके बारे में, उनके उत्थान के बारे में सरकार कुछ एक्स्ट्रा कर सकती है, ठीक है ना। तो कितने कौन कौन है अल्पसंख्यक भारत में? मुस्लिम कहाँ अल्पसंख्यक रहे भारत में? हाँ, बुद्धिज्म होगा, जैनिज्म, जैन वाले लोग होंगे, सिख होंगे। मुस्लिम 27% हो गए, अब कहाँ अल्पसंख्यक रहे हैं वो? चल 2011 का है ना, अभी एक आया 21 वाला, तो 11 में बोला, मैं बोला अभी वाला आने दीजिए ना डाटवा। तो जैसे कैसे हम लोग बात बोल रहे हैं कि 141 करोड़ जनसंख्या हो गया 140 करोड़, तो नहीं, वो नहीं होगा। तो आर्थिक संरक्षण नहीं हुआ, जातिगत संरक्षण हुआ। हाँ, तो दूसरे राज्य से उसको क्या मतलब है?
अरे थोड़ा कॉमन सेंस पढ़ लीजिए, इधर पढ़ लीजिए। डिबेट करना मैं अभी जाऊंगा ही 10 मिनट में, कर लीजिएगा डिबेट। देखिए इधर अनुच्छेद 29 और 30। आदमी जब सॉफ्ट टाइप से बात करे ना तो उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि कम से कम आप लोगों को कुछ बोलूँ अच्छा नहीं लगता है मुझे, बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ मैं। इसका मतलब नहीं कि अब चढ़ जाना है, समझ में? अभी पूछना शुरू में कोई नहीं बताएगा, लिख के दे रहा हूँ मैं। तो पढ़ाया जाए तो पढ़ लीजिए चुपचाप। क्या बता रहा था, चलिए आर्टिकल 29 और 30 में क्या बोल रहा है। यहाँ पे बात बोल रहा है कि अल्पसंख्यक, अनुच्छेद 29 में बोल रहा है कि अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण में यहाँ पे बात की गई है। हितों के संरक्षण के बारे में यहाँ पे बात की गई, यानी उनसे जितना भी उनका हित जुड़ा होगा जिस जिस काम में, उनका प्रोटेक्शन के बारे में बात की जा रही है अनुच्छेद 29 में। और अनुच्छेद 30 में बोल रहा है कि अल्पसंख्यक चाहे तो अपने शिक्षा, ठीक है ना, अपने शिक्षा संस्थान या शिक्षण संस्थान कहीं दिया रहता है, शिक्षण संस्थान, और अपने उसको क्या बोलते हैं, अपने इतिहास के बारे में ये सब सारा चीज बता सकते हैं। तो उनमें इनके बारे में बात की गई अनुच्छेद 30 में। लेकिन ध्यान देने की बात है कि अनुच्छेद 29 हो या अनुच्छेद 30 हो, दोनों के दोनों अल्पसंख्यकों के बारे में केवल बात की जा रही है। ये बात ध्यान रखने की जरूरत है, अल्पसंख्यकों के बारे में बात की जा रही है। कोई दिक्कत समझने में यहाँ पे तो बताइए कोई। शिक्षण संस्थान जो भी चीजें उनके संरक्षण का, संरक्षण हर जगह आएगा, क्योंकि जब तक प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो संरक्षण यहाँ पर लिख सकते हैं मन है तो, कि शिक्षण संस्थान आदि से रिलेटेड हम लोग संरक्षण प्रदान करेंगे। अगर चाहेंगे तो अपने इतिहास के बारे में, अपने जो उनका जो अपना एक मतलब क्या हुआ है संस्कृति है, उनके बारे में लोगों को बता सकते हैं, अवगत करवा सकते हैं वो लोग, तो उनको अधिकार दिया गया अनुच्छेद 30 में। लेकिन 29 में केवल बात कर रहा है कि अल्पसंख्यकों को जिसे हित जुड़ी हो, इन दोनों के लिए सरकार अलग से कोई प्रावधान ला सकती है, सरकार अलग से कोई काम कर सकती है। ये लोग चाहें तो अपने जो समाज के लोग हैं उनके उत्थान के लिए शिक्षा हो गया, चाहे कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे अदर लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ये बताएगा 29 और 30 में, ठीक है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? ए आर्टिकल्स 32 है। इसमें क्या बोलता है, अनुच्छेद 32 में बोल रहा है सिंपल कि इससे पहले जितने भी प्रकार के हम लोग मौलिक अधिकार पढ़े हैं, अगर उसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो रही है या कोई लोग आपको अधिकार लेने से रोक रहे हैं या सरकार आपको रोक रही है, तो आप कहां पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रीट जारी करेगी, ठीक है ना, रीट जारी करेगी। अब समझेंगे यहाँ पे, तो अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करेगी, और अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट रीट जारी करेगी। और रीट जारी करके जो आपका मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है उसको फिर से रिज्यूम करवाने का काम की जाएगी, कोई दिक्कत। और रीट जारी करके ये 5 प्रकार के रीट होता है, ठीक है ना, 5 प्रकार के। कौन कौन? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस जिसको बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा होता है परमादेश, परमादेश, परमादेश। तीसरा होता है प्रतिषेध, प्रतिषेध। चौथा होता है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। और पांचवा होता है अधिकार परीक्षा, कियो वारंटो, अधिकार परीक्षा। ये अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार के रीट है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करेगी। तो अगर आर्टिकल्स पूछेगा तो आर्टिकल्स 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी और आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट जारी करेगी। कोई दिक्कत? लिखिए इसको। हाँ क्या 25?
हाँ हाँ, क्या क्या? क्या आप बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो कहाँ देख रहे थे? तो मैं नहीं लिखवाया हूं मैं। लिखवाया तो मैं, बाद में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 प्रकार का रीट है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अब समझेंगे एक एक करके है क्या। अरे मतलब मतलब पढ़ने के मजा नहीं आता है, इसे एंजॉय करने चल रहा है, क्योंकि फ्री में चल रहा है ना, ये पैसा लगा है। तब लोग तभी हाल है क्या आप लोगों का? मुझे लगा फ्री में चले इसीलिए आ गए, चलो एंजॉय करते हैं। अच्छा लड़की, हाँ रक्षाबंधन में आया था। पैसा फंस गए। ठीक है, तो उधर बात है, मैं उससे मुझे क्या करना है। इधर देखिए, पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण कोई बात नहीं, नौकरी हो ही जाएगा, पढ़ना है चुपचाप। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या बोलता है कि अगर किसी भी आदमी को अगर आप डिटेन कर रहे हैं, यानी उसको क्या बोलते हैं, उसको डिटेन को हिंदी में गिरफ्तार कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो उसको यहाँ पे रूल बताया गया कि भाई उसको 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर अपने जो नजदीकी मजिस्ट्रेट होगा, नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होगा। यानी सिंपल बोल रहा है कि आप किसी भी व्यक्ति को अगर डिटेन कर रहे हैं तो आप उसको मैक्सिमम 24 घंटा ही रख सकते हैं। उसको 24 घंटा से कम पर, लेकिन 24वें घंटा उसको किसी भी हालत में अपने नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये क्या बोल रहा है? ये अनुच्छेद ये बंदी प्रत्यक्षीकरण में बोलता है। दूसरा बात है परमादेश, ठीक है ना। परमादेश क्या बोल रहा है? परमादेश पहले याद देखें, देखिए याद करने सबसे आसान तरीका है, जो परमादेश है ना, उसका मतलब हुआ है यहाँ पर आदेश, ठीक है ना। परमादेश यानी आदेश, इसका मतलब सिंपल ही हुआ कि यहाँ पे आदेश कौन देगा? हमेशा बड़ा आदमी छोटे आदमी को आदेश देगा, यही ना होता है ना। तो हमेशा बड़ा आदमी छोटे, यानी तो बड़ा कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को आदेश दे सकती है, ठीक है ना, कि भाई काम अच्छे से कर लीजिए। इसमें जनरली ये बात होता है, देखिए एक बात समझ आएगा, जो ये परमादेश में है ना, ये जनरली जो सरकारी अधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी, उनको ये आदेश दिया जाता है, अधिकारी को ये आदेश दिया जाता है कि भाई आप काम थोड़ा अच्छे से कर लो, काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो आप, तो जो आपका अधिकार है थोड़ा काम अच्छे से कर लो। तो परमादेश का सिंपल मतलब यही होता है कि किसी आदमी को आदेश देना, तो हमेशा सीनियर जूनियर को आदेश देगा। और ये स्पेशली बात की गई है सरकारी अधिकारी के रूप में। सरकारी अधिकारी जो भी लोग होंगे उनके लिए ये निकाला जाएगा परमादेश। कोई दिक्कत समझने में? तीसरा बात है प्रतिषेध। तीसरा क्या है? प्रतिषेध। प्रतिषेध को बोलते हैं प्रोहिबिटेड। तो प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? यानी कहने का मतलब यह है कि बात किया था कि भाई आपका जो अधिकार है, आप उसके अधिकार के बाहर काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बताएगी और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बताएगी कि भाई आपका जो अधिकार क्षेत्र है, मान लीजिए हाई कोर्ट का यह अधिकार क्षेत्र है, तो आप इस अधिकार क्षेत्र से बाहर आप काम नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो प्रतिषेध का मतलब यह है कि जो भी आपका, और यहाँ पे अब कौन किसको देगा आदेश, तो सिंपल समझना है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को दे सकता है और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दे सकता है कि भाई आपका जो भी अधिकार क्षेत्र है, तो आप उस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही काम करेंगे। अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, अधिकार क्षेत्र के अंदर, सिंपल अगर समझा जाए, बोला जाए तो सिंपल समझिए कि भाई औकात के अंदर रहो, औकात क्रॉस नहीं करना है। ये बात यही बोल रहा है, किसमें? प्रतिषेध में। कोई दिक्कत? और दोनों बात है, देखिए प्रतिषेध हो या उत्प्रेषण हो, दोनों सेम सेम है।
समझ में आ रहा है ना, दोनों सेम है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों सेम है, दोनों बात कर रहा है आदेश का ही। फिर समझेंगे। प्रतिषेध में मैं बोला हूं कि सुप्रीम कोर्ट, ऊपरी अदालत, निचली अदालत को, तो ऊपरी अदालत सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, हाई कोर्ट हो जाएगा, निचली अदालत सुप्रीम कोर्ट के लिए हाई कोर्ट हो जाएगा और हाई कोर्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने बता दिया है कि प्रतिषेध में बोला जाता है कि भाई ऊपरी अदालत निचली अदालत को यह अधिक मतलब आदेश देगा कि भाई आपका जो अधिकार क्षेत्र है आप उसके बाहर काम न करें। उत्प्रेषण में भी सेम बात बोल रहा है कि जो ऊपरी अदालत है, जो ऊपरी अदालत है वो भी निचली अदालत को, ऊपरी अदालत निचली अदालत को यह आदेश देगा, निचली अदालत को आदेश देगा। क्या आदेश देगा? यहां पे आदेश ये देगा कि भाई आपके यहां जितने भी मुकदमे लंबित पड़े हैं, यानी जो मुकदमे पर आप सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, जो लंबित आपके यहां पड़े हैं, लंबित मुकदमे जो है, जो लंबित है उसको आप मेरे पास भेजें, मेरे पास भेजें। ये बात कर रहा है किसमें? उत्प्रेषण में। क्या चीजें समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अगर डाउट हो पहले पूछ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। दोनों सेम है नहीं, कागजी का जो मुकदमे है, मुकदमा जाता है ना हाई, जो अभी लाखों मुकदमा जो है जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पेंडिंग में है, तो जो मुकदमा पेंडिंग है जिस पे कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, तो उसको बोला कि भाई मेरे पास भेजिए, उस पे बस ये किया जा रहा है। रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, सिंपल ये समझना है। बस ये है कि याद भी तो करना है, एग्जाम पास करना है, तो बस एग्जाम के लिए बनाया गया है, लिख लीजिए। हो गया। और पांचवा है यहां पे अधिकार परीक्षा, कियो वारंटो, अधिकार परीक्षा। इसका मतलब क्या हुआ? सेम बात। देखिए पांचों में अगर एक बात कॉमन देखा जाए तो हमेशा ऊपरी अदालत निचली अदालत को, या जो सबसे ऊपर के जो लोग हैं अपने से नीचे जूनियर को आदेश देगा। दोनों काम पांचों में सेम काम होगा, पांचों के पांचों में। अब यहां पे क्या होगा? यहां पे बोला कि मान ली कोई व्यक्ति, यहां पर अधिकार परीक्षा में बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पोस्ट पर है, किसी पद पर है वो, ठीक है ना, किसी पद पर वो व्यक्ति है, तो बोला जाएगा कि भाई आप जिस पद पे हैं, क्या आप इस पद के लिए लायक हैं? अगर आप लायक हैं तो बताइए कैसे लायक हैं आप। अगर आप इस पद पर अगर कुछ गड़बड़ कर दिए हैं तो उसको भी यहां पर आकर क्लियर कीजिए कि चीजें क्या हैं। लेकिन एक सिंपल बात यह है कि अधिकार परीक्षा में सिंपल ये पूछा जाता है कि जो व्यक्ति जिस पद पर है, अगर वहां पे लग रहा है कि भाई ये उस पद के लायक नहीं है, व्यक्ति किसी कारणवश संवैधानिक जो है उसका हनन करके वो पहुंचा है, वहां पे गलत तरीके से उस पद पे पहुंचा है, तो भाई इस रीट को जारी करके, अधिकार परीक्षा रीट को जारी करके या उसे पूछा जा सकता है कि भाई आप क्या इस पद के लिए लायक हैं? अगर लायक हैं तो कारण बताइए कैसे लायक है, लिखित में बताइए। इसी को हम बोलते हैं अधिकार परीक्षा। किसी को डाउट समझने में यहाँ पे? तो पांचों रीट के बारे में समझ गए कि क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा है। पांचों समझे कि नहीं बताइए पहले। पांच में सिंपल है, पांचों बना दे। पांचवा सिंपल ये बोल रहा है कि अधिकार परीक्षा में है कि मान लीजिए कि आप कल टीचर बन गई, ठीक है, तो आपका आएगा ना, वो आजकल आ रहा है सब बहुत चेक करना स्कूल में, और आप जिस स्कूल में जिस बच्चों को पढ़ा रही है, पढ़ा नहीं पा रही है अच्छे से, बच्चे एकदम बकलोल हैं आपके कलम मतलब स्कूल में मान लीजिए, और आपके आ गया सब आपके क्लासरूम में, बोला कि चलिए बताइए, एक आध को बच्चा पूछा, कोई बच्चा नहीं बता पा रहा है, तो आपको प्रश्न उठेगा ना कि भाई आपने क्या पढ़ाया इतना दिन में। तो पूछेगा भाई आपसे, आपका कुछ मतलब दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है बच्चों में, तो भाई आप इस पद पे क्या कर रही हैं? तो बताइए, अगर आप इस पद के लायक हैं तो ऐसे क्यों चल रहा है, परिणाम कैसे निकल रहा है? यही बात है, यानी कहने का मतलब ये है। लेकिन यहाँ पे सिंपल ये बोला है कि वैसे लोगों के लिए रीट जारी की जाती है जिन पे डाउट होता है कि ये व्यक्ति मतलब गलत तरीके से उस पद पर पहुंचा है।
समझ में आ रहा है ना, गलत तरीके से जो आदमी इस पद पे पहुंचे, किसी पद पे पहुंचेगा, उसके खिलाफ रिट जारी किया जा सकता है। और रिट जारी करके पूछा जा सकता है उसे कि भाई अगर आप इस पद के लायक हैं तो बताइए एक बार लिख के अच्छे से कि मैं इस पद के लायक हूं। किसी को डाउट है? ते रहा 5 रीट। अगर इसमें लिखना है तो लिखवा दूं क्या इसको, अधिकार परीक्षा के बारे में? तो लिख लीजिए अगर लिखना है तो। हैप्पी टीचर्स डे में तो लगता देख रहा हूं मैं, लिखिए। कैसे उल्टा है क्या जी? अच्छा इधर से है, लिखिए। इसमें नहीं लिखवाना है ना, चारों में बस इसको लिखवाना है। तो इसमें लिखेंगे, अधिकार परीक्षा में लिखेंगे कि इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ यह रीट जारी करके उससे पूछा जा सकता है कि क्या आप उस पद के लायक हैं, अगर हां तो कारण बताएं। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। ये हो गया, लिखेंगे। देखिए अब कुछ यहाँ पे चीजों को समझना है। कुछ ऐसे भी मौलिक अधिकार होंगे जो केवल भारतीयों को मिलेंगे, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार होंगे जो भारतीयों तथा विदेशियों दोनों को मिलेंगे। कोई दिक्कत? तो हम उसी के बारे में यहाँ बताने जा रहा हूं। यहाँ पे लिखेंगे केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार, हेडिंग डालेंगे केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार, केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार। केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार। अच्छा क्या क्या हो सकता है, कौन कौन अनुच्छेद हो सकता है इसके अंतर्गत जो केवल भारतीयों को मिलना चाहिए? चल लिखेंगे आर्टिकल्स, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। 15, 16, 19, 29, 30 यह वैसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। अगर आप इसमें देखेंगे, अगर पता होगा कि 15 में क्या बोलता है, 16 में क्या बोलता है, तब पता चल जाएगा। 15 में क्या बोलता है? अनुच्छेद 15 में बोल रहा है कि हाँ, किसी भी व्यक्ति को उसके जाति के आधार पे, उसके धर्म के आधार पे, उसके जन्म स्थान के आधार पे, उसके जेंडर के आधार पे उसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 15 में बोलता है। 16 में क्या बोलता है कि सभी व्यक्ति को सरकारी नौकरी में अवसर प्रदान करना है। अब विदेशियों को तो सरकारी नौकरी नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया। 19 में क्या बोलता है कि भाई स्वतंत्रता है, तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता उसमें इतना जो क्राइटेरिया दिया गया है। अब विदेशी तो आगे सरकार के खिलाफ थोड़ा ना आंदोलन करेंगे। अच्छा 29 में और 30 में तो भाई अल्पसंख्यक के लिए है, तो ऐसे भी नहीं होगा वहां पे, कोई दिक्कत? आगे लिखेंगे, वैसे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे वैसे मौलिक अधिकार, फिर हेडिंग डालेंगे वैसे मौलिक अधिकार जो भारतीयों तथा विदेशियों दोनों को प्राप्त है, दोनों को प्राप्त है। चलिए एक में लिखेंगे अनुच्छेद 14। 14 में क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी विधि के समक्ष समता। तो भाई विधि के नजर सभी लोग बराबर हो, वो कोई भी आदमी हो। नेक्स्ट आएंगे अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है?
अपराध है ना, अपराध के प्रति दोष सिद्धि का संरक्षण दिया गया है। तो अनुच्छेद 20। नेक्स्ट लिखिए अनुच्छेद 21। 21 अनुच्छेद 21। आगे लिखेंगे अनुच्छेद 21A जिसमें शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 23 एंड 24, अनुच्छेद 23 एंड 24 और अनुच्छेद 25 से 28। कोई दिक्कत? उस हाँ, अब यहां पे थोड़ा चीजों को समझेंगे। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35 है क्या, थोड़ा समझेंगे। पहली बात तो है कि जो तीनों जो अनुच्छेद है 34, 35 और 36, सॉरी 33, 34 और 35, ये जो तीनों का है, ये तीनों पे अधिकार है संसद को दिया गया है। ये तीनों का तीनों जो अनुच्छेद है इस पे पूरा अधिकार संसद को है। पहली बात तो याद रखना है। दूसरी बात, अनुच्छेद 33 में बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कोई खुफिया है, खुफिया विभाग के लोग हैं, कोई सेना है, कोई सशस्त्र बल है, सशस्त्र बल है इत्यादि, इन लोगों को भी मौलिक अधिकारों के बीच में इन लोगों को लग रहा है कि भाई इसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको भी तो चाहिए अपना, उनका भी अधिकार तो है ना, फंडामेंटल राइट्स। लेकिन ये जो खुफिया विभाग में कोई काम कर रहा है, कोई सशस्त्र बल में काम कर रहा है, कोई सेना में काम कर रहा है, तो इन लोगों का एक अपना रूल रेगुलेशन होता है। तो अगर ऐसा किस कंडीशन हुआ तो उन लोगों को पहले ये अप्लाई होगा, उसके बाद मौलिक अधिकार। कोई दिक्कत समझने में? फिर मैं बोल रहा हूं क्या, फिर मैं ये बोल रहा हूं कि जितने भी लोग हैं वो खुफिया विभाग में काम कर रहे हो, सेना में काम कर रहे हो, सशस्त्र बल में काम कर रहे हो, अगर मौलिक अधिकार के बारे में अगर बात की जा रही है तो इनको भी मौलिक अधिकार चाहिए। लेकिन अगर जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उसमें काम है तो हो सकता है कि कुछ दिन के लिए या कुछ समय के लिए उनको सारा अधिकार न मिले। अगर कहीं पे कुछ मामला फंसा हुआ है ना तो लोग वहां पे मौलिक अधिकार के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। सिंपल ये बात बोल रहा है। और ये बात करेगा कौन? संसद करेगी, क्योंकि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तीनों पर। किसी कोई डाउट है? दूसरा बात, फिर आर्टिकल 34 में बोल रहा हूं, यहां पर भी संसद आएगी। तो अगर कहीं बोल रहा है कि अगर कहीं मार्शल लॉ लागू है, अगर कहीं पे मार्शल लॉ लागू है, वहां पे अगर कहीं लागू है तो उस स्थिति में भी जितने भी लोग हैं वहां पे मौलिक अधिकारों के बारे में बात नहीं कर सकते हैं कि मुझे मौलिक अधिकार चाहिए ही चाहिए। अगर जिस एरिया में मार्शल लॉ लागू है वहां पे मौलिक अधिकारों का हनन होगा ही होगा। सिंपल ये बात बोल रहा है। और वहां पे अब मार्शल लॉ क्या होता है अभी बाद में बात करें, पहले इतना समझिए। मार्शल लॉ सेना के प्रति लगाया जाता है मार्शल लॉ, ठीक है ना। तो अगर वहां पे किसी एरिया में मार्शल लॉ लागू है तो वहां पे ये लोग मौलिक अधिकारों के बारे में बात नहीं कर सकते हैं कि भाई मुझे मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा है, मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ऐसा लोग बात नहीं करेंगे। कोई दिक्कत समझने में? और 35 में फिर सिंपल बात बोला कि फिर यहाँ पे संसद के बारे में बात होगी कि अनुच्छेद 35 के द्वारा जो संसद है वो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड कुछ कानून बना सकता है, कुछ कानून बना सकता है। कोई दिक्कत है? कुछ कानून बना सकता है। इस चीजों को समझ पा रहे हैं आप लोग मैं जो बोल रहा हूं? फिर मैं बोल रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं कि पहले 33 हो, 34 हो या 35 हो, ये तीनों के तीनों जो मौलिक अधिकार हैं, तीनों के तीनों जो मौलिक अधिकार हैं, इस पे पूरा अधिकार संसद को है। पहली बात तो याद रखना है, इस संसद के अंतर्गत आते हैं। पहला है कि भाई खुफिया रिपोर्टर हो, कोई सेना हो, कोई सशस्त्र बल में लोग काम कर रहे हो, तो उन सभी लोगों को मौलिक अधिकार चाहिए। लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ी, कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है तो वहां पे लोग मौलिक अधिकारों के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। किसी एरिया में अगर मार्शल लॉ लागू है तो वहां पर भी मौलिक अधिकारों के बारे में बात नहीं की जा सकती है। जैसे अगर देश में इमरजेंसी लागू हो, अगर देश में आपातकाल लागू है तो उस स्थिति में अनुच्छेद 20
और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दी जाती है आम आदमी के लिए, हम लोगों के लिए। उसी तरह से बात की जा रही है सेना के लिए। उसी तरह अगर मार्शल लॉ लागू है तो वहां पे सेना जितने भी हैं ये लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, मुझे मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। कोई दिक्कत समझने में? और अनुच्छेद 35 में बोल रहा है कि अगर सरकार नहीं, संसद में बात कर रहा है कि अगर संसद को लग रहा है कि मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ कानून बनाने की आवश्यकता है तो उसमें वो कानून बना सकता है मौलिक अधिकार के लिए। तभी तो राइट टू प्राइवेसी जो लाया गया इसी के अंतर्गत लाया गया है। राइट टू प्राइवेसी जो है निजता का जो अधिकार है, क्या है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही है ना। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 21, जीवन जीने का अधिकार से संबंधित है, ठीक है ना। तो लाया गया है। तो अनुच्छेद 33, 34 और 35 कोई दिक्कत है पहले पूछ लीजिए एक बार। पूछिए नहीं, पहले रुक जाइए, टाइम देखने दीजिए कितना हो रहा है। अरे बाप रे, चलिए ठीक है, तो आज के लिए तो बस इतना ही रहेगा इसमें, क्योंकि मुझे पता नहीं था, क्योंकि वहां पे